नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और आज जो कांग्रेस की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं रजनी पाटिल, उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई है। लेकिन उसके अलावा बड़े फैसले ऐसे हुए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हिमाचल पुलिस में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसकी जानकारी आज आपको देंगे। दूसरी बात करेंगे, आजकल जो माहौल है रिटायरमेंट एज को लेकर, राज्य सरकार के कर्मचारियों में तरह तरह की चर्चाएं बीच बीच में रहती हैं। बजट सत्र आगे आने वाला है। इस बीच भारत सरकार से रिटायरमेंट एज को लेकर क्या जवाब आया है वो आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि यह कंफर्मेशन एटलीस्ट भारत सरकार के स्तर पर अभी तक हो चुकी है। जहां तक बात शिक्षक भर्तियों को लेकर है, हिमाचल में बहुत सारे युवा इंतजार कर रहे हैं कमीशन की भर्तियों का, और इधर एलडीआर कोटा एसएमसी को देने के लिए 7 जो आरएनपी रूल्स हैं कैडर्स के, वो चेंज हुए हैं। आज भी आप ड्राइंग मास्टर और टीजीटी संस्कृत वाला जो आरएनपी रूल है उनको देख रहे होंगे। आज ये नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन इनमें एक बड़ा बदलाव राज्य सरकार ने किया है फ्यूचर की सारी भर्तियों को लेकर। भर्ती नियमों में वो बदलाव क्या है, क्योंकि एलडीआर एसएमसी को दिया वो अलग मैटर है, लेकिन इन भर्तियों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसको हम आज आपको बताएंगे, और ये आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेकर उनमें लागू होने वाला है। एक बात करेंगे शास्त्री भर्ती पर, क्योंकि अब हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया था, उस केस में एक सबक लिया है डिपार्टमेंट ने। और अब क्योंकि एक तरफ नए भर्ती नियम आ गए टीजीटी संस्कृत के, दूसरी तरफ शास्त्री पद जो है वो ऑलरेडी इन क्वेश्चन है हाई कोर्ट में, तो उनका क्या होगा, एक ये बड़ी बात आज बात करने की है। एक बात करेंगे कर्मचारी बिल की, क्योंकि कर्मचारियों का बिल जो विधानसभा में पारित हुआ और गवर्नर की अनुमति के बाद जो एक्ट बन गया, उसको लेकर राजभवन का पक्ष आपको आज सुनाएंगे, जो हमने राजभवन से ही लिया है। क्योंकि आज 2 साल हुए हैं जो राज्यपाल यहां शिव प्रताप शुक्ल हैं, उनके कार्यकाल के 2 साल हुए हैं, इसीलिए हम वो जरूर आपके साथ साझा करेंगे कि राजभवन ने इस बिल को पारित करने के पीछे क्या रीजन बताया है और किन चीजों को इस बिल को पारित करते समय देखा गया था। ये 2 महत्वपूर्ण इसमें चीजें हैं। फिर बात करेंगे आगे हिमकेयर की, जिसको लेकर राज्य सरकार ने अभी 30 करोड़ रुपए और दिए हैं, और ये हिमकेयर की व्यवस्था को चलाने को लेकर है। हालांकि ये राशि क्या सच में काफी होगी या नहीं होगी, वो हम आगे बुलेटिन में आपको जानकारी देंगे कि इस धनराशि से क्या जो हिमकेयर में पेंडिंग काम है या जो हॉस्पिटलों में काम नहीं चल पा रहा है उसमें कुछ राहत इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बात भी इस बुलेटिन के जरिए ही करेंगे। एक बात, जो नायब तहसीलदार का प्रमोशन कोटा है जिसमें छेड़छाड़ को लेकर तरह तरह के आरोप बीच में लगते रहते हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे कि इसमें क्या डिमांड अब नई इनकी तरफ से की जा रही है और राज्य सरकार को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ऊना में बिजली बोर्ड की एक बिजली पंचायत हुई है, वो बात करेंगे। नई व्हीकल सीरीज एक आई है, चिट्टे की एक नई गैंग मिली है शिमला पुलिस को, और इसमें बहुत ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि इससे पहले कांगड़ा का एक मामला आपको याद होगा जिसमें चिट्टे का रैकेट एक डॉक्टर चला रहा था जो चंबा मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ था। आज जो केस आया है वो ऐसा है कि जो रैकेट चला रहा व्यक्ति है वो तहसील वेलफेयर ऑफिसर है। अब आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति में हम चिट्टे की मामले में अभी हिमाचल में पहुंच चुके हैं। अगली बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, रजनी पाटिल से जो मुलाकात हुई है, डिप्टी सीएम आज उदयपुर में थे, 2000 करोड़ उन्होंने मांगे हैं, और वो भी एक बड़ी अपडेट है आज बात करने की। और साथ में बात करेंगे बर्फबारी के ऑरेंज अलर्ट को लेकर, और जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री शिमला आज आए थे नवनीत बिट्टू, उन्होंने, क्योंकि ये कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए नेता हैं जिनको जो राज्य मंत्री भारत सरकार में मोदी जी ने बना दिया था, अब इन्होंने आज यहां राज्य सरकार को एक सुझाव दिया है, और वो सुझाव बहुत अलग है इससे पहले जितने मामले
खड़े होते हैं उनसे बहुत अलग ये सुझाव है, तो इसकी भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लें विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र, उसको बुलाने की नोटिफिकेशन गवर्नर ने आज कर दी है। 10 मार्च से शुरू होगा, 28 मार्च को समापन होगा, 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट प्रस्तुत करेंगे और इसका जो कैलेंडर है वो विधानसभा ने अब लगभग फाइनल कर लिया है। आज विधानसभा के जो सचिव हैं उन्होंने गवर्नर की अनुमति से इसको नोटिफाई कर दिया है, तो बजट सत्र आ गया है, आप ये मान लीजिए। इसके बाद अगली बात है जो मौसम को लेकर है। इससे पहले मौसम को लेकर जितनी भी प्रेडिक्शन हुई है उनमें बहुत सारी पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन आज फिर से मौसम विभाग ने अपना एक प्रेडिक्शन दिया है, हम इसको आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसके मुताबिक जो अभी 19 से 21 फरवरी के बीच में वेट स्पेल एक आ रहा है, जिसमें बारिश और बर्फबारी दोनों हो सकती है। पहली बात इसमें यह है कि रेनफॉल और स्नोफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जैसी हो सकती है ड्यूरिंग मिडनाइट 19 से लेकर 21 फरवरी की फोरनून तक, और आइसोलेटेड हैवी रेन और स्नोफॉल 20 फरवरी को पॉसिबल है। लेकिन जहां ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, आइसोलेटेड हैवी रेन और स्नोफॉल वेरी लाइकली ओवर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑन 20 फरवरी, और ये ऑरेंज अलर्ट दिया गया है इन 4 जिलों के लिए। तो ये आपको नोट करना है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, मतलब जो रेंज हमारी चंबा से लेकर लाहौल स्पीति तक की है। आपको पता है हिमाचल में 2 तरह से जो स्नोफॉल होता है, एक रेंज है चंबा से लेकर लाहौल स्पीति की, और दूसरी रेंज है जो ये सिरमौर से लेकर किन्नौर की, जिसमें शिमला भी आता है। तो अभी जो ऑरेंज अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए है, तो इस रेंज में बर्फबारी ज्यादा हो सकती है। ये फोरकास्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, जिसको हमने आपके साथ साझा किया। अगली बात जो है अब मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की है। देखिए, दिल्ली में आज जो हिमाचल कांग्रेस की नई प्रभारी हैं रजनी पाटिल, उनसे मुख्यमंत्री सुक्खू ने मुलाकात की है। संगठन और सरकार के विषयों पे दोनों के बीच में चर्चा हुई है। साथ में जो इन्होंने ये कहा है इस मुलाकात में कि केंद्रीय नेतृत्व की जो सोच है वो और राज्य की क्षमता के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, ये मुलाकात में सीएम ने कहा है। और दूसरा, रजनी पाटिल अब उनको हिमाचल के दौरे पे बुलाया गया है क्योंकि प्रभारी लगी हैं, तो फिर ये यहां आएंगी, उसके बाद लोगों से मिलेंगी, फिर एक खाका तैयार होगा। संगठन के गठन का खाका जो है वो दिल्ली में तैयार हो रहा है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, वो भी भरा जाना है। अगर जो प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि प्रेजेंटली तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो प्रतिभा सिंह हैं, लेकिन इसमें अगर कोई बदलाव होना हो तो फिर प्रदेश अध्यक्ष क्या कोई कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, उसके कारण जो मंत्रिमंडल है उसमें 2 सीटें खाली हो जाएंगी। कई तरह के जो विकल्प हैं उन पे बात चल रही है और इन विकल्पों के अनुसार आगे ये डिसीजन होगा। इससे पहले रजनी पाटिल शिमला के दौरे पे, हिमाचल के दौरे पे आएंगी और फिर यह तय होगा कि संगठन में किस तरह का बदलाव आगे किया जाना है। ये जो इनकी मुलाकात है इसमें ये बात सामने आई है। इससे पहले क्योंकि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली के दौरे पे थे, उन्होंने भी रजनी पाटिल से मुलाकात की है और उसके बाद उनका अपना दौरा चंबा जिला का डिसाइड हो गया है। चंबा जिला का दौरा करने के बाद वो कांगड़ा होते हुए शिमला वापस आएंगे। जहां तक बात है डिप्टी सीएम की, तो ये डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज उदयपुर में थे। वहां वाटर विजन 2047 के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बुला रखी थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है सीआर पाटिल उन्होंने की। वहां पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल ने जल जीवन मिशन में 6300 करोड़ खर्च करने थे। हिमाचल ने सबसे ज्यादा आगे इसमें काम भी किया, सबसे पहले काम फिनिश भी किया, लेकिन 2000 करोड़ का नुकसान इसमें हो गया है क्योंकि जल्दबाजी में पिछली सरकार के दौरान बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो गए जिनको अब पूरा करने में मुश्किल हो रही है और इन डिसीजंस को पूरा करने के लिए अब 2000 करोड़ राज्य सरकार को चाहिए ताकि जो स्कीमें उस टाइम हाथ में ली थी उनको समय पर पूरा किया जा सके। तो इन्होंने राज्य के लिए एक डिमांड की है कि 2000 करोड़ अतिरिक्त दिया जाए। दूसरा, पहाड़ी राज्यों के लिए इन्होंने स्पेशल पॉलिसी बनाने की बात की है कि पहाड़ी राज्यों में प्रति घर अगर आपने पेयजल का कनेक्शन देना है तो उसकी जो लागत है वो मैदानी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है, तो इस तरह से केंद्र सरकार इसमें व्यवस्था करे। एक बात इन्होंने की कि हिमाचल के ट्राइबल
क्षेत्रों में जो स्नो बाउंड एरिया हैं वहां एंटी फ्रीज जल आपूर्ति योजनाएं बनाई जाएं, पाइप भी वैसे हो, स्कीमें भी वैसी हो, ताकि बर्फबारी के दौरान वो फ्रीज ना हो। तो ये एक बात थी। दूसरा, इन्होंने कहा है कि एक डीपीआर राज्य सरकार ने बनाई है बर्फ और जल संरक्षण के लिए, उसमें स्नो प्रोटेक्शन की भी एक व्यवस्था थी। तो इस डीपीआर पर काम करने के लिए आगे इसको फंडिंग के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाना है, तो केंद्र सरकार उसमें भी राज्य का सहयोग करे। अब देखिए, इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शिमला के दौरे पर आए थे। केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी है कि वो राज्यों में जाके केंद्र के बजट को लेकर बताएं, केंद्र के बजट को लेकर जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर बात करें राज्यों में जाकर, और ये जब बात करें तो वो बताएं भी वहां मीडिया को कि केंद्र सरकार ने इस बजट में उस स्टेट के लिए पर्टिकुलरली क्या व्यवस्था की है और उस स्टेट में किस तरह की जो घोषणाएं हैं वो बजट में की गई हैं। इसके लिए आज रवनीत सिंह बिट्टू की ड्यूटी लगी हुई थी, वो शिमला में आए, लेकिन इन्होंने यहां पर आके एक तो ये बताया कि केंद्र सरकार ने बजट में हिमाचल के लिए क्या क्या अनाउंस किया है, वो आप कल अखबार में भी देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि रेल के जहां तक मामले हैं, चाहे बाकी इन्होंने ये तो कहा ही कि भानुपल्ली बिलासपुर में हिमाचल सरकार शेयर नहीं दे रही है, उसी तरह से बद्दी वाली जो लाइन है उसमें भी जो शेयर जितना चाहिए वो भी अभी तक पूरा नहीं आया है। लेकिन साथ में एक और बात कह दी कि अगर रेल के मामलों में हिमाचल को, अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोई काम भारत सरकार में करवाना है तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को साथ लेकर आए, जैसा वो कहेंगे वैसा कर देंगे। ये बात कही है बिट्टू ने। हालांकि ये बात जो संघीय व्यवस्था है उसके मुताबिक कितनी सही है वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने आज ये बात शिमला में आकर कही है और यह भी आरोप लगाया है कि जो रेल लाइनों के लिए स्टेट अपना शेयर नहीं दे रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ के लेकर कहा कि जल्दबाजी का नतीजा है, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। और एक बात यह कही कि राज्य के लोगों का नुकसान नहीं होने देगी केंद्र सरकार और इसीलिए सुलझाने का हम काम करेंगे बिना शेयर दिए भी मामलों को, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम को साथ लेकर दिल्ली आए, ये बात बीच में कही गई है। अब अगली बात जो है वो चिट्टे की नई गैंग को लेकर है। देखिए, ये शिमला में एक नई गैंग पकड़ी गई है। शिमला पुलिस इससे पहले कई गैंग्स का पर्दाफाश कर चुकी है, जिसमें जो गिरफ्तारियां भी दर्जनों हो गई। इसमें शाह गैंग है, उसके पहले शाही महात्मा गैंग एक थी जो रोहडू में ज्यादा एक्टिव थी, शिमला में जो एक्टिव एक गैंग थी उसको पकड़ा गया, रंजन गैंग इससे पहले थी। अब एक नई गैंग पकड़ी गई है, गुरमीत गैंग जिसका नाम है, और ये शिमला पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का ये सरगना है और ये नेटवर्क चला रहा था। शिमला पुलिस ने जो शिमला और आसपास के क्षेत्रों में जो ये सप्लाई आ रही थी उस जो फॉलोअप था उसमें जो उसमें चेन की इंक्वायरी की गई उसमें ये पकड़ा गया है। और इसमें जो आज शाही महात्मा के जो संचालन करने वाले तस्कर नीरज जिल्टा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद विजय सोनी जो पहले भी इस तरह का उसको सोलन से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है। अब गुरमीत गैंग का पर्दाफाश हुआ है और इसमें हैरानी की बात क्या है, देखिए जो चिंताजनक बात है वो चिंताजनक बात यह है कि इस गैंग को चलाने वाला व्यक्ति तहसील वेलफेयर अफसर के पद पर काम कर रहा है। यह सबसे चिंताजनक बात है। इससे पहले कांगड़ा में एक रैकेट आया था, वो आप मीडिया में देख ही रहे हैं। कांगड़ा में चिट्टे का एक मामला आया, पुलिस ने पकड़ा और वहां पता लगा कि मोगा से, पंजाब के मोगा से कोई रिक्शा ड्राइवर है, उसने वो खेप भेजी थी। तो कांगड़ा पुलिस ने बैजनाथ का ये वहां से शुरू हुआ था, जो रिक्शा वाला बंदा था वहां का, पंजाब का, मोगा का, उसको अरेस्ट कर लिया। जब उसको अरेस्ट किया तो उसने कहा कि मोगा का एक डॉक्टर जो है वो सरगना है जो हमें ये सप्लाई देता है, हम आगे डिलीवर करते हैं। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया तो वो चंबा मेडिकल कॉलेज से पढ़कर गया था, मोगा में वो नौकरी कर रहा था। अब अस्पताल सरकारी है या प्राइवेट है वो अभी पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टर जो है वो चिट्टे का रैकेट चला रहा था। शिमला के मामले में तहसील वेलफेयर अफसर चिट्टे का रैकेट चला रहा है। तो आप देखिए कि कितना गंभीर ये मामला है और कितना गंभीरता की तरफ को ये स्टेट आगे जा रहा है चिट्टे के मामले में। इसीलिए सोसाइटी को इस मामले में अब खड़े होने की जरूरत है।
अगली बात करेंगे नई व्हीकल सीरीज की। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने HP 12 नाम से एक नई व्हीकल सीरीज दी है SDM नालागढ़ को, और इसमें 0001 से लेकर 9999 तक जो नंबर हैं वो मिलेंगे। जो फैंसी नंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ऑनलाइन बोली लगती है, तो आप बोली के जरिए ये नंबर ले सकते हैं। आप लोगों को इसके सूचना देने का मकसद भी सिर्फ इतना होता है कि जो लोग फैंसी नंबर चाहते हैं एटलीस्ट वो इसके जरिए अपना नंबर नया ले सकें और आपको वो फिर उसमें भाग लेने का मौका मिले, ताकि ऑनलाइन बोली का हिस्सा आप हो सके। अगली बात करते हैं ऊना में बिजली पंचायत की। देखिए, बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो बिजली बोर्ड में जो पद खत्म करने की एक कोशिश, या आप कहिए कि एक कमेटी बनी, कमेटी ने सिफारिश दी, उसके बाद BOD में मामला आया, BOD में मामला आने के बाद सरकार को परमिशन के लिए भेजा, लेकिन सरकार ने ऑफिशियल बयान ये दिया कि हम कोई पद खत्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी नहीं मान रहे, उनको लग रहा है कि हमारे पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो डिसीजन हुआ उस तक एक्सेस है, कागज हमने बनाए थे, क्योंकि बिजली बोर्ड के कुमार हाउस के कर्मचारी ही सब चीजों को करते हैं। तो ये अब हर जिला में जो पंचायत है वो कर रहे हैं। इन्होंने हमीरपुर में पंचायत की, वहां पर नदौन इकाई का जो कोई पदाधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया था, नीतीश भारद्वाज शायद नाम था, और उसके समर्थन में आज ऊना में नारे लगे हैं। और ऊना में जो बिजली पंचायत हुई है उसमें संबोधन भी हुआ। राज्य सरकार के लिए यह कहा गया है कि अगर इस प्रस्ताव पर सरकार आगे बढ़ी, बिजली बोर्ड को हाथ लगाया, बिजली बोर्ड के पद खत्म किए, तो फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, ये उसमें कहा गया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल वर्जन ये है राज्य सरकार का कि बिजली बोर्ड में कोई पद खत्म नहीं किए गए हैं, ये ऑफिशियल वर्जन ये है। अगली बात जो है वो है प्रमोशन कोटे की लड़ाई की, और ये नायब तहसीलदार का मामला है। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश स्टेट DC ऑफिस एम्प्लॉइज यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं लोकेंद्र चौहान और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट प्रवीण मेहता, इन्होंने ये प्रेस बयान जारी किया है और साथ में चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन दिया है कि जो 20% प्रमोशन कोटा है नायब तहसीलदार का, मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग फॉर नायब तहसीलदार के लिए जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग है DC ऑफिस में और बाकी अधिकारी अफसरों में, उसमें 20% का जो कोटा है उसमें कोई चेंज ना किया जाए। देखिए, अभी यह हुआ है, दरअसल जो राज्य सरकार ने जब स्टेट कैडर करने को लेकर नोटिफिकेशन कर दी और स्टेट कैडर बनाने को लेकर जो व्यवस्था उसमें लागू करने की शुरू कर दी है, तो उससे जो प्रमोशन कोटा भी डिस्टर्ब हो रहा है। मेन बात यह है कि जब स्टेट कैडर कर दिया गया तो जिसको डिस्ट्रिक्ट कैडर में प्रमोशन जल्दी मिल जानी थी उसको स्टेट कैडर में अब डिले हो गया, क्योंकि फिर कॉमन जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी तो उसमें दिक्कत आएगी। इसी कारण जो प्रमोशन कोटा को लेकर सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई है, और इसीलिए जो DC ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये भी कह रहे हैं कि जो नायब तहसीलदार के लिए हमारा 20% का कोटा है इसको सरकार डिस्टर्ब ना करे, और इसके लिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया है। उस ज्ञापन के हिसाब से आगे जब कोई डेवलपमेंट होगी तो हम इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। आगे बात करते हैं कर्मचारी बिल पर राजभवन की। इंटरेस्टिंग अपडेट है, और इंटरेस्टिंग अपडेट इसलिए है कि हम इस चीज की जानकारी आपको, इस बारे में जानकारी आपको डे 1 से दे रहे हैं। जिस दिन विधानसभा में धर्मशाला में यह बिल आया था उसकी पिछली शाम को ही हमने आपको बुलेटिन में इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी। फिर बिल पारित हुआ, पारित होने के बाद जो है गवर्नर के लिए अप्रूवल के लिए आया, गवर्नर हाउस आया। उससे पहले 2 कर्मचारी यूनियन जिसमें एक HPU की यूनियन भी थी वो गवर्नर से मिली, और लेकिन राज्य सरकार के लोग भी मिले, मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की, अफसरों ने भी मुलाकात की, उसके बाद गवर्नर ने इसकी अनुमति दे दी और ये बिल नोटिफाई होकर एक्ट बन गया। अब राज्य सरकार के लिए कोर्ट में सीनियरिटी, इंक्रीमेंट, वरिष्ठता और जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट है उसके लिए एक डिफेंस हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अदरवाइज 2 बार केस हार चुके हैं। अब आज क्योंकि गवर्नर के 2 साल हुए हैं शिव प्रताप शुक्ल के शिमला में, तो उन्होंने आज मीडिया ब्रीफिंग बुलाई हुई थी। मीडिया ब्रीफिंग के 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट तो यह कि गवर्नर ने यह कहा कि जो ड्रग्स का मामला है उसको लेकर सेंसिटिविटी की जरूरत है। राज्य सरकार इसमें एक बात पे गंभीरता दिखाए कि जो ड्रग एडिक्शन सेंटर हैं उनका स्थापना जल्दी करे। दूसरी बात यह कही कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को पूरा पैसा मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार अपने हिस्से का बजट जो सेंट्रल स्कीमों में है उसको देने में डिले ना करे, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो रहा है। और एग्जांपल दिया केंद्रीय विश्वविद्यालय का कि वहां 250 करोड़ से ज्यादा का पैसा पड़ा है, लेकिन स्टेट अपना शेयर नहीं दे रही, इस कारण उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तीसरी बात गवर्नर ने कही
कि जो बाकी मामले हैं उसमें जो पीडीएनए में जैसे पैसा नहीं मिल रहा भारत सरकार से, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो राज्य सरकार केंद्र के साथ संवाद बढ़ाए, क्योंकि संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। तो संवाद बढ़ाने को कहा है ताकि जो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन जब नहीं होगा तो फिर जो हिस्सा है राज्य का वो समय पर मिलेगा। लेकिन जो अनऑफिशियल बातचीत में जो राजभवन का फीडबैक था वो कर्मचारी बिल को लेकर भी बात हुई। कर्मचारी बिल की अनुमति देने को लेकर राजभवन का कहना था कि इस बिल की अनुमति दी गई है संवैधानिक दायित्व की जो दायरा है उसके कारण, क्योंकि राज्य सरकार अगर कोई बिल पारित करके भेज रही है और सरकार गवर्नर को कन्विंस कराने में कामयाब हो जाती है कि अगर यह बिल पारित नहीं किया तो स्टेट की ट्रेजरी को बचाना मुश्किल है, तो मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने या मुख्यमंत्री या मंत्रियों ने जो भी मिला होगा गवर्नर से, उन्होंने यह कन्विंस करवा दिया कि अगर यह बिल पारित नहीं किया गया तो कोर्ट से जो देयता आ रही है, जो कोर्ट से जो ऑब्लिगेशन आ रही है, जो भुगतान आ रहा है राज्य सरकार के ऊपर, चाहे वो सीनियरिटी का है, चाहे इंक्रीमेंट का है, चाहे उसके बाद पेंशन का, तो आगे पता लगेगा अभी जब लीगल स्क्रूटनी में जाएगा, लेकिन ये जो भुगतान है ये इतना ज्यादा है कि फिर सरकार की ट्रेजरी नहीं चल पाएगी, और इसलिए यह भुगतान सरकार करने में सक्षम नहीं है। तो गवर्नर हाउस का यह कहना है कि स्टेट को बचाने के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट में यह अनुमति दी गई है। अब आगे इसका आगे पक्ष क्या होगा, ये जब ये कहा गया कि ये लीगल स्क्रूटनी में कितना सस्टेन करेगा, तो उसके ऊपर गवर्नर हाउस का ये कहना था कि वो उनका दायरा नहीं है, वो सरकार को डिफेंड करना है और सरकार को ये देखना है कि उसको किस तरह से उनको डिफेंड करना है। लेकिन हम इस बात से कन्विंस थे कि अगर ये भुगतान सरकार को करना पड़े जो कोर्ट के डिसीजन के बाद पड़ रहा है, तो फिर यह स्टेट नहीं चल पाएगा, तो उस व्यवस्था के कारण यह अनुमति दी गई है। अगली बात करते हैं, और वो अगली बात है एचआरटीसी की पेंशन की खबर की। हालांकि इसको खुशखबरी तो क्या ही कहेंगे, क्योंकि जिन पेंशनरों को 1 तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए उनको 18 तारीख को मिली है। 21 करोड़ का भुगतान एचआरटीसी ने किया है, पेंशनरों को यह भुगतान हो गया। इससे पहले कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर 45 करोड़ दे दिए गए थे, लेकिन पेंशनरों का भुगतान नहीं हुआ था, तो अब जाके इनको यह राहत मिली है पेंशनरों को। और हमने सिर्फ आपको सूचना इसलिए साझा की ताकि इसकी जानकारी आपको हो जाए कि जो पेंशन है एचआरटीसी की वो चली गई है। अगली बात करते हैं हिमकेयर के 30 करोड़ की। राज्य सरकार ने एडिशनल बजट के तौर पर हिमकेयर में 3 अस्पतालों के लिए 30 करोड़ अलग से जारी किए हैं। फाइनेंस से अनुमति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 अस्पतालों में ये पैसे बांट दिए हैं। इसमें आईजीएमसी शिमला को 13.5 करोड़, टांडा मेडिकल कॉलेज को 11 करोड़ और पीजीआई चंडीगढ़ को 5.5 करोड़ जारी किए गए हैं, और ये 30 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि ये 30 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। वजह यह है कि टोटल जो लंबित भुगतान है हिमकेयर में 363 करोड़ हिमकेयर का है, 100 करोड़ आयुष्मान का है। टोटल भुगतान अभी बाकी 463 करोड़ का है इसी फाइनेंशियल ईयर का, और अभी 30 करोड़ मिले हैं। इस 30 करोड़ से आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई को हालांकि इतनी सी राहत जरूर मिलेगी कि वो जितने वेंडर्स का भुगतान पेंडिंग है उनको कुछ कुछ किस्तों का भुगतान कर पाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा सामान देना शुरू कर दें। अदरवाइज आईजीएमसी में जब से ये पेंडेंसी बढ़ी है, वेंडर सामान नहीं दे रहे, ना स्टंट दे रहे हैं, कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन नहीं हो रहे, और जो स्टंट जिनको डलने होते थे वो भी आधे हो गए हैं ऑपरेशन, तो सर्जरीज बहुत प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि हिमकेयर को लेकर इमीडिएट कोई डिसीजन ले, इस स्कीम को चलाना है या नहीं चलाना है तो इमीडिएटली बंद कर दी जाए, चलाना है और रिफॉर्म के साथ चलाना है तो जिन रिफॉर्म्स पे फैसला होना है उन पे जल्दी कर लें। अदरवाइज पीछे से जो बैलेंस है वो पाइल अप हो रहा है, ऐड हो रहा है, भुगतान के लिए पैसे हैं नहीं, और यह स्कीम अपनी मौत मरने वाली स्थिति में आ गई है। इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सब कमेटी को यह काम दे रखा है हिमकेयर का, और कैबिनेट सब कमेटी बनी है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही, और मीटिंग जब नहीं होगी तो डिसीजन नहीं हो पा रहा, और पीछे जो बैलेंस है वो ऐड होते जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इस कारण क्या हो रहा है, जो असली नुकसान जो हॉस्पिटलों में हम देख रहे हैं, जो जेन्युइन गरीब है जिसको सच में हिमकेयर की मदद चाहिए उसको मदद मिल नहीं पा रही, और जो बाकी लोग हैं जिनकी बीच में कोई पहुंच है या जो
डॉक्टर तक जिनका एक्सेस है वो कई बार जब इमीडिएट पैसा आता है तो अपना काम निकलवा पा रहे हैं। तो इस स्कीम का करना क्या है वो एक बार देख लें, चलानी है तो भी, नहीं चलानी तो भी, क्योंकि ऐसे छोड़कर बात नहीं बनेगी। अगली बात है जी शास्त्री भर्ती में ब्रेकिंग की। और शास्त्री भर्ती में ब्रेकिंग की इसलिए बात है क्योंकि शास्त्री भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने एक डिसीजन लिया है कोर्ट में चल रहे प्रोलॉन्ग्ड केस को देखकर, जो झगड़े में है। झगड़े में इसलिए है कि जो भर्ती नियमों में बदलाव है उसको लेकर वहां कंटेस्ट चल रहा है। अब कोर्ट ने ये जो राज्य सरकार ने ये डिसीजन लिया है, एलिमेंट्री एजुकेशन को ये कहा है कि हाई कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है और राज्य सरकार इस मामले में, बीच में जो सरकार बदली है पिछली सरकार के वक्त और अब सरकार के वक्त, सरकार इस मामले में इनकंसिस्टेंट रही है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रही है। क्योंकि एक बार सरकार ने यह रिप्लाई दिया कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अब यह जवाब दे दिया कि वो जो है बाइंडिंग है। जो ये सुप्रीम कोर्ट में अंकुर राणा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी केस हुआ है उसमें, तो सरकार का स्टैंड भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसीलिए अब यह कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें पेंडिंग है, इंस्टेड ऑफ एजिटेटिंग द मैटर फर्दर, द डिपार्टमेंट में वेट फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द एसएलपी, टिल देन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ शास्त्री ऑन द बेसिस ऑफ जो सर्कुलर था मे बी केप्ट पेंडिंग, द डिपार्टमेंट इज एडवाइज्ड टू एक्ट अकॉर्डिंगली इन द मैटर। मतलब जो भर्ती चल रही है उसको पेंडिंग रखने के ऑर्डर हो गए हैं राज्य सरकार से, और जो कोर्ट में झगड़ा चल रहा है उसमें शास्त्री भर्ती को अब रोकने को कहा है। रोकने का मतलब यह है कि आज जो टीजीटी संस्कृत के आरएंडपी रूल फाइनल हो गए हैं, और आरएंडपी रूल जब फाइनल हो गए उसकी बात हम आगे करेंगे। जब आरएंडपी रूल फाइनल हो गए कोई ऐसा ना हो कि यह भर्ती ही विड्रॉ कर ली जाए और फिर जो भर्ती है वो टीजीटी संस्कृत के हिसाब से हो, लेकिन क्योंकि मैटर तो एक ही है। असली झगड़ा बीएड का है। ड्राइंग मास्टर में बीएड नहीं है, शास्त्री में अब बीएड है, और ये दोनों मामले क्या हैं, ये जो शिक्षक भर्ती का बड़ा फैसला अगला टॉपिक हमारा आ रहा है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे सीएम सुक्खू के एक फैसले की जो पुलिस को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह डिसीजन लिया है एक व्यवस्था परिवर्तन में कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अब जो पुलिस के थाने हैं उनकी रैंकिंग या ग्रेडिंग होगी। जिस थाने में साल में 250 एफआईआर होती हैं उसको A+ का दर्जा दिया जाएगा और उसमें कम से कम 70 लोगों का स्टाफ होगा। बाकी अगर A+ नहीं है, A श्रेणी का थाना है, तो उसमें 65 लोगों का स्टाफ होगा। इसी तरह से जो श्रेणियां हैं वो A, B, C करके इस तरह से D तक वो श्रेणियां, E तक श्रेणियां बनाई जाएंगी। E श्रेणी में 19 पुलिसकर्मी होंगे, D में 25 होंगे, C में 37 होंगे, और बाकी मैंने आपको बता ही दिए। तो ये पुलिस में जो व्यवस्था बदलनी है थानों की रैंकिंग को लेकर, वो निर्णय राज्य सरकार का है, और इसके तहत अब सरकार आगे काम करेगी ताकि जो कानून व्यवस्था के मामले हैं उनको स्ट्रिक्टली और उनको पूरी तरह से जो लागू उस तरह से किया जा सके। अगली बात जो करेंगे वो शिक्षक भर्ती के बड़े फैसले को लेकर है। कल मैंने आपको बताया था कि टीजीटी के 3 आर्ट्स, साइंस और नॉन मेडिकल, मतलब आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल आरएनपी रूल एक साथ हो गए थे, ड्राइंग मास्टर भी हो गए थे, और टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी भी प्रोसेस हो गई थी। फाइल नोटिफिकेशन दोनों की आज हुई। तीनों में एक बड़ा निर्णय क्या है पहले वो बता दूं आपको, फिर बात करेंगे ड्राइंग मास्टर और जो टीजीटी संस्कृत है उनमें क्या बदलाव हुआ है, प्रमोशन कोटे को लेकर भी, भर्ती कोटे को लेकर भी, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर भी। राज्य सरकार ने अभी जो आरएनपी रूल भर्ती चेंज किए हैं, इन आरएनपी रूल्स में चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे सीएनबी के हों, चाहे स्कूल लेक्चरर न्यू के हों, जो भी आरएनपी रूल अब अमेंड हो रहे हैं उसमें इन प्रिंसिपल ये व्यवस्था डाली जा रही है कि इन फ्यूचर एनसीटीई जो भी चेंज करेगी भर्ती नियमों में स्पेसिफिक टीचर कैडर के, वो हिमाचल में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे। उसके लिए अलग से आरएनपी रूल संशोधित करने की जरूरत नहीं है, और जो रिक्विजिशन एजेंसी है उसको शिक्षा विभाग ही जो संशोधित नियम है एनसीटीई का उसके मुताबिक रिक्विजिशन भेजेगा। मतलब अलग से अब अमेंड होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए टीजीटी के नियमों में
यह कहा गया है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीटीई ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीज आरएनपी रूल्स। मतलब अभी जो आरएनपी रूल बने, अगर बाद में कोई चेंज होता है एनसीटीई से, तो वो इसी आरएनपी रूल का हिस्सा माना जाएगा अगर वो उस पोस्ट की एडवर्टीजमेंट से पहले होता है, एडवर्टीजमेंट की डेट तक होता है। And the government in the Department of Elementary Education shall provide such changes in the minimum essential qualification to the recruiting agency till the date of publication of the advertisement। ये टीजीटी के मामले में किया है। अब आइए आप आज जो आरएनपी रूल हुए ड्राइंग मास्टर ग्रुप सी के, इसके तहत कुल पद लिए गए हैं 4127 और इसमें जो व्यवस्था है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में +2 विद 50% और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। फिर नीचे उसी तरह से और मास्टर डिग्री फाइन आर्ट्स में, विजुअल आर्ट्स में होनी चाहिए, पेंटिंग और स्कल्पचर में, और विद 55% जो मार्क्स है उसके तहत। फिर वही नोट इसमें जो एनसीटी का है, जो टीजीटी में है, वो भी इसमें लगा हुआ है। लेकिन ड्राइंग मास्टर में बीएड कंपलसरी नहीं है, यह बात समझने की है। ड्राइंग मास्टर में बीएड कंपलसरी नहीं है। इसमें 50% राज्य चयन आयोग से आएंगे, 45% बैच वाइज आएंगे और 5% एलडीआर कोटा होगा। और जो पहली सैलरी है ड्राइंग मास्टर की कॉन्ट्रैक्ट की, वो इसमें बताई गई है 21,360। ये नए भर्ती नियम है। फिर अगला भर्ती नियम आज हुआ वो टीजीटी हिंदी का ग्रुप सी। इसके तहत टोटल पद लिए गए हैं 2490। इन पदों में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का, ग्रेजुएशन विद हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट और 50% मार्क्स होने चाहिए, ये व्यवस्था इसमें है। और बीएड इसमें कंपलसरी है। तो बीएड इसमें कंपलसरी हो गई। हिंदी वाले में जो शास्त्री की मैं बात कर रहा हूं वो संस्कृत वाला आएगा, उसमें भी बीएड कंपलसरी है। लेकिन इसमें टेट और बीएड दोनों कंपलसरी है। इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एनसीटीई बाद में करेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसका जो कोटा रहेगा एलडीआर का 37.5 डायरेक्ट भर्ती के आएंगे राज्य चयन आयोग से, 32.5 जो है वो बैच वाइज आएंगे, 5% एलडीआर कोटा होगा और 25% जेबीटी से प्रमोशन के जरिए आएंगे। तो ये दूसरी बात हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट आज की बात है वो बात है आज की रिटायरमेंट एज को लेकर। और रिटायरमेंट एज को लेकर बात इसलिए क्योंकि बहुत से राज्य भारत सरकार के संपर्क में हैं कि रिटायरमेंट एज को लेकर भारत सरकार क्या करती है। दूसरी तरफ हिमाचल में सिचुएशन अभी प्रेजेंटली ये है कि हिमाचल में अगर हमें आगे अगले फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी पेंशन की लायबिलिटी को डिले करना है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमें रिटायरमेंट एज को लेकर कुछ ना कुछ सोचना होगा। सोचने की जरूरत इसलिए है, देखिए, क्योंकि इससे पहले जब ट्रेजरी पर संकट आया था, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हुई थी वीरभद्र सिंह सरकार के समय, तो 1 साल के लिए रिटायरमेंट को डिले किया गया था, 58 से 59 कर दिया गया था और बाद में वो फिर रिवर्स कर दिया गया तो 58 पे दोबारा आ गए थे। अभी प्रेजेंटली राज्य सरकार में जो व्यवस्था है वो है रिटायरमेंट के बाद री एंगेज करने की फिक्स्ड अमाउंट पे, लेकिन उससे राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होता पेंशन की लायबिलिटी डिले करने में, क्योंकि इससे जो पेंशन लायबिलिटी है वो डिले नहीं होती। अब सिचुएशन ये है कि क्या राज्य सरकार ये डिसीजन अभी लेगी या अभी थोड़ा अगले फाइनेंशियल ईयर का इंपैक्ट देखना होगा, या फिर बजट में कोई अनाउंसमेंट होगी, या बजट के बाद एक डायरेक्शन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होती है उसके तहत काम करेंगे। इस पर अभी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन बहुत से राज्यों ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था कि उनके यहां वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या करना चाह रहे हैं, और केंद्रीय कर्मचारियों ने जो जवाब मांगा है उसमें रिप्लाई आया है, देखिए, डीओपीटी के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से। और ये जो मंत्री हैं डीओपीटी के, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय कार्मिक विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। इन्होंने ये कहा है कि रिटायरमेंट एज केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्रीय कर्मियों के लिए बढ़ाने का कोई प्रस्ताव
सरकार के विचाराधीन नहीं है। और जहां तक बात है केंद्रीय कर्मचारियों की मान लो रिटायरमेंट डिले करने की, तो ऐसा कोई योजना या प्रस्ताव नहीं बनाया गया है, इसीलिए रिटायरमेंट एज में चेंज नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने की है कि जहां तक वीआरएस की बात है तो जो मापदंड प्रेजेंटली हैं उन मापदंडों के अनुसार ही आगे अभी काम चल रहा है। और हाल ही में जब संसद सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान भी राज्यसभा में एक सांसद हैं, उन्होंने ये सवाल भी पूछा था। उस सवाल के रिप्लाई में भी जो केंद्रीय जो सिविल सेवा नियम 2021 का जो प्रावधान है वीआरएस को लेकर, वो इन्होंने उसमें कोट किया था और रिटायरमेंट एज को लेकर कहा था कि प्रेजेंटली ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। इसी तरह का रिप्लाई जिन राज्यों से अभी जो रिप्लाई मांगा जा रहा है या जिन राज्यों ने केंद्र से पूछा है, उनको ये रिप्लाई अभी भेजा जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार का जो पक्ष है इसमें वो है। राज्य सरकार ये बाध्य नहीं है इसमें कि केंद्र क्या डिसाइड करता है और क्या केंद्र जो डिसाइड करेगा उसी तरह से राज्य को भी करना है, ये भी इसमें ये भी जरूरी नहीं है। तो इस व्यवस्था के मुताबिक अभी हम इस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। जहां तक राज्य सरकार ने कॉल लेनी है तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार लेनी है। उसके लिए बहुत सी सिचुएशन अगले बजट के साथ क्लियर होगी जो मुख्यमंत्री 17 मार्च को विधानसभा में पारित करेंगे। तो ये आज के कुछ प्रमुख मैटर्स थे। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें और हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई आप तक पहुंचाने की। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।